जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस एजुकेशन प्लेटफॉर्म शिक्षा संगम 24 पर। आप जानते हो हमारी जो इतिहास की सीरीज चल रही थी उसमें हमने इवोल्यूशन ऑफ यूनिवर्स और इवोल्यूशन ऑफ अर्थ तक हमने पढ़ लिया था और हम ये भी जान चुके थे कि मानव का जन्म पृथ्वी पर हिम युग में हुआ था और इसी के बाद से जो इतिहास शुरू कर रहे हैं। तो आज हम देख लेते हैं दोस्तों प्रागैतिहासिक इतिहास के बारे में। दोस्तों प्रागैतिहासिक इतिहास या प्री हिस्टोरिक पीरियड उस इतिहास को माना जाता है जिसके लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, या ऐसा इतिहास जिसको जानने के लिए, जिसको पढ़ने के लिए केवल पुरातात्विक साक्ष्यों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ऐसे इतिहास को कहते हैं प्रागैतिहासिक इतिहास या प्री हिस्टोरिक पीरियड। तो दोस्तों अगर प्रागैतिहासिक इतिहास के बारे में बात की जाए तो उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, 3 कैटेगरी में उसका क्लासिफिकेशन किया गया है। आइए दोस्तों देख लेते हैं। तो प्रागैतिहासिक इतिहास को पाषाण युग, ताम्र युग और लौह युग में बांटा जा सकता है। दोस्तों पाषाण युग का मतलब है स्टोन एज। स्टोन एज, इसको पाषाण युग इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस समय जो मानव था वो पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था, पूरी तरह से पत्थरों पर उसका जीवन निर्भर था। वो पत्थरों का ही इस्तेमाल करके अपने जीवन को चलाया करता था। तो दोस्तों पाषाण का अर्थ होता है पत्थर, इसीलिए पाषाण युग को स्टोन एज में रखा गया है। दोस्तों पत्थर युग के बाद या पाषाण युग के बाद धीरे धीरे जब लाखों सालों के बाद विकास किया मनुष्य ने, तो उसके बाद उसने पहली धातु तांबा का इस्तेमाल किया। इसलिए जिस युग में उसने तांबे का इस्तेमाल करना सीख लिया उस युग को ताम्र युग या कॉपर एज में रखा गया है। कॉपर एज के बाद और जब हजारों साल के बाद मानव ने और ज़्यादा विकास करना शुरू किया, उसका जीवन और ज़्यादा सभ्य होता गया, तो फिर उसने लोहे की खोज की और उसे लौह युग में बांटा गया है। दोस्तों लोहे की खोज से पहले मनुष्य ने तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाना सीख लिया था, तो उस युग को कांस्य युग भी कहा जाता है। हम आगे उसको देखेंगे। तो दोस्तों देख लेते हैं कि प्रागैतिहासिक इतिहास को 3 युगों में बांटने वाले व्यक्ति कौन थे। तो दोस्तों 3 युगों में बांटने वाले व्यक्ति का नाम है क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि प्रागैतिहासिक युग को त्रियुग विभाजन किसने किया या 3 युगों में किसने बांटा। तो दोस्तों उसका नाम है क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन। कहीं कहीं इसका नाम सीजे थॉमसन के नाम से भी आपको मिलेगा। और यही वे व्यक्ति थे जिसने 1837 ईस्वी में त्रियुगी विभाजन किया, पाषाण युग, ताम्र युग और लौह युग में। दोस्तों ये स्वीडन के रहने वाले थे और कोपेनहेगन म्यूजियम के निदेशक थे उस समय। तो इन्होंने ही प्रागैतिहासिक इतिहास को 3 युगों में बांटा और इनका नाम क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा सकता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं अब पाषाण काल की, उसके बाद धीरे धीरे ताम्र युग और लौह युग के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो जो पाषाण युग है, जो स्टोन एज है, उसको भी फर्दर हम 3 तरह से डिवाइड कर सकते हैं। एक है पुरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पाषाण काल और तीसरा है नव पाषाण काल। दोस्तों इनके बारे में अगर बात की जाए तो पुरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व के बीच में रखी जाती हैं। अर्थात 25 लाख ईसा पूर्व से लेकर 8000 ईसा पूर्व के बीच का जो काल है, तो उसे अध्ययन की दृष्टि से हम पुरा पाषाण काल कह सकते हैं। आगे अगर बात की जाए मध्य पाषाण काल की, तो मध्य पाषाण काल या मिसोलिथिक एज 8000 ईसा पूर्व से 5000 ईसा पूर्व के बीच में इसको रखा गया है। इसके अलावा अगर बात की जाए नव पाषाण काल की या नियोलिथिक एज की, तो ये 5000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व के बीच में रखा गया है। दोस्तों आइए अब इनका विस्तार से थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं, देखते हैं इनकी क्या क्या खास बातें रही हैं और इनमें मानव का विकास किस तरह से हुआ, किस तरह से धीरे धीरे ग्रेजुअली मानव विकसित होता चला गया और सभ्य होता चला गया। तो आइए दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पुरा पाषाण काल की। तो पुरा पाषाण काल को फर्दर अगर देखा जाए तो 3 तरह से डिवाइड किया जा सकता है। निम्न पुरा पाषाण काल, मध्य पुरा पाषाण काल और उच्च पुरा पाषाण काल। दोस्तों अगर बात की जाए निम्न पुरा पाषाण काल की, तो इसमें मानव क्वार्टाइज पत्थर का इस्तेमाल करता था या क्वार्टजाइट स्टोन का यूज करता था अपने जीवन यापन के लिए। क्वार्टजाइट पत्थर
उसके यूज के आधार पर ही दो तरह की संस्कृति दोस्तों हमें मिलती है निम्न पुरापाषाण काल में। एक को कहते हैं चापर चापिंग संस्कृति और एक को कहते हैं हैंड एक्स संस्कृति। चापर चापिंग दोस्तों एक तरह के टूल थे जो चॉपिंग का काम करते थे, काटने चीरने फाड़ने का काम करते थे। तो उस तरह के पत्थर का जब इस्तेमाल किया मनुष्य ने तो उसे चापर चापिंग संस्कृति कहा गया। इसके अलावा जब उसने हैंड एक्स अर्थात हाथ से चलने वाली कुल्हाड़ी, पत्थर को एक डंडे में बांधकर हाथ से चलने वाली कुल्हाड़ी का जब उसने आविष्कार किया तो उस संस्कृति को हैंड एक्स संस्कृति कहा जाता था। दोस्तों आइए देख लेते हैं कि निम्न पुरापाषाण काल के जो अवशेष हैं, जो साक्ष्य हैं, वो भारत में कहाँ से प्राप्त हुए हैं। यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो दोस्तों निम्न पुरापाषाण काल का जो पहला साक्ष्य प्राप्त हुआ है वो अतिरम पक्कम से प्राप्त हुआ है और ये तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु स्टेट में स्थित है। मद्रास के पास ये, आज के टाइम में उसका नाम चेन्नई हो गया है, पुराने टाइम में मद्रास था। तो अतिरम पक्कम तमिलनाडु में स्थित एक जगह है, यहाँ से इनके अवशेष प्राप्त हुए हैं, यहाँ से इनके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों इस काल की अगर मध्य पुरापाषाण काल में बात की जाए तो यहाँ क्वार्टाइज पत्थर को इस्तेमाल ना करके जेस्पर और चर्ट के पत्थर का इस्तेमाल होना शुरू हो गया था, इसलिए इसे फलक संस्कृति या फ्लेक सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। दोस्तों जेस्पर और चर्ट थोड़े महीन पत्थर थे, थोड़े अच्छे टाइप के पत्थर हुआ करते थे, उनका इस्तेमाल मनुष्य ने करना सीख लिया था और इसलिए इसे फलक संस्कृति कहा गया है एच.डी. संकालिया के द्वारा, जो भारतीय पुरातत्वविद थे। तो एच.डी. संकालिया ने इसे फलक संस्कृति कहा है, यहाँ से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। इसके अलावा अगर बात की जाए उच्च पुरापाषाण काल की या अपर पैलियोलिथिक एज की, तो यहाँ पर जेस्पर चर्ट के पत्थर से ब्लेड और चकमक पत्थर पर ट्रांसफर हो गया था मनुष्य का इस्तेमाल, या उसने ब्लेड और चकमक पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। और दोस्तों यहीं से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, होमोसेपियंस जो आधुनिक मानव है उसकी उत्पत्ति उच्च पुरापाषाण काल में ही हुई है, ये बात हम अपनी पहली कक्षा में भी कर चुके थे। दोस्तों आइए देखते हैं पुरापाषाण काल के इंपॉर्टेंट और कौन कौन सी क्वालिटीज थी और कौन कौन से उसके गुण थे। तो दोस्तों पुरापाषाण काल में मनुष्य आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में था, आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में था। आखेटक मतलब वो शिकार करता था, हंटिंग करता था, तो इसलिए उसे हंटर और फूड गैदरर के रूप में जाना जाता था। बस उसका जीवन ऐसे ही चलता था कि शिकार किया और उसी पर पूरी तरह से निर्भर है, जो खाने के बाद जो उसका कुछ मीट वगैरह बच जाता था उसे संग्रहित कर लेता था। इसलिए इस समय के मानव को आखेटक और खाद्य संग्राहक की कहा जाता था, हंटर एंड फूड गैदरर कहा जाता था। दोस्तों अगर उसके जीवन के बारे में बात की जाए तो उसका जीवन पूरी तरह से प्रकृति पर निर्भर था, ओनली नेचुरल चीजों पर वो निर्भर करता था। और इस समय वो मेगालिथ यानी कि बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करता था, बड़े पत्थर। दोस्तों मेगा मतलब होता है बड़ा और लिथ मतलब होता है चट्टान, तो मेगालिथ मतलब बड़े पत्थरों का इस्तेमाल करता था अपनी दैनिक जीवन में। इसके अलावा अगर बात की जाए, इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि मानी जाती है पुरापाषाण काल की अग्नि की खोज, आग की खोज। दोस्तों पुरापाषाण काल में ही आग की खोज मनुष्य ने कर ली थी, लेकिन उस पर कंट्रोल नहीं कर पाया, उसका इस्तेमाल करना उसने शुरू नहीं किया था। लेकिन आग की खोज पुरापाषाण काल में ही हुई और पुरापाषाण काल की सबसे बेहतरीन और सबसे कह सकते हैं कि मतलब यू टर्न लेने वाली जो खोज थी वो अग्नि ही थी, अग्नि मानी जाती है। तो ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि आग की खोज किस युग में हुई, तो दोस्तों आग की खोज पुरापाषाण काल में हुई, लेकिन इस पर कंट्रोल करना उसने आगे सीखा, इस्तेमाल करना अभी उसे नहीं आया। अगर दोस्तों जाति के बारे में बात की जाए तो इस काल के जो मनुष्य थे, इस काल के जो मानव थे वो किस जाति के थे, तो दोस्तों जाति उनकी थी निग्रिटो जाति। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है कि पुरापाषाण काल का जो मानव था वो किस जाति का था, तो दोस्तों वो निग्रिटो जाति का था।
अगर बात आवास की जाए कि किस तरह के घरों में ये रहते थे, तो ये शैलाश्रयों में रहते थे, अर्थात चट्टानों से बने हुए घरों में, पहाड़ों में, चट्टानों में गुफाएं बनाकर उसमें ये रहते थे। उन्हीं को दोस्तों शैलाश्रय कहा गया है। तो आवास इनके शैलाश्रय थे पुरापाषाण काल में। तो दोस्तों हमने यहाँ से देखा कि पुरापाषाण काल में जो मनुष्य है वो आखेटक और खाद्य संग्राहक के रूप में था। आग की खोज उसी समय हुई और उनके आवास क्या थे? शैलाश्रय थे और निग्रिटो जाति के मानव थे। इनमें से यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। आइए दोस्तों देख लेते हैं अब मध्य पाषाण काल को। दोस्तों आइए देखते हैं इनसे संबंधित नगर कौन कौन से हैं, पुरापाषाण काल से संबंधित मुख्य नगर कौन कौन से हैं और उनसे कहाँ क्या क्या साक्ष्य मिला है। तो दोस्तों प्रमुख नगर की अगर बात की जाए तो पहला और इम्पोर्टेंट नगर है हथनौरा। दोस्तों ये होशंगाबाद मध्य प्रदेश में पड़ता है। कई बार नर्मदा घाटी के नाम से भी एग्जाम में पूछा गया है। तो सबसे प्रमुख नगर जो अगर बात की जाए पुरापाषाण काल की तो हथनौरा है, जो होशंगाबाद जिले में मध्य प्रदेश में पड़ता है या नर्मदा घाटी में पड़ता है। दोस्तों यहाँ से क्या मिला है? यहाँ से कपाल या खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं 1882 में अरुण सोनकिया जी के द्वारा। दोस्तों अरुण सोनकिया जी ही वह शख्स थे जिन्होंने हथनौरा की खुदाई करवाई थी 1882 में, 1882 में, और यहाँ से पुरापाषाण कालीन खोपड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं या कपाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दूसरे नगर की अगर बात की जाए दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है भीमबेटका। आपने कई बार इसका नाम सुना होगा। भीमबेटका ये रायसेन जिले मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो यहाँ से दोस्तों क्या मिला है? यहाँ से शैलाश्रय मिला है और भित्ति चित्र वॉल पेंटिंग्स प्राप्त हुई है। तो भीमबेटका से क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुरापाषाण कालीन शैलाश्रय और भित्ति चित्र किस नगर से प्राप्त हुए हैं? तो उसका आंसर आपको लगाना है भीमबेटका। तीसरे नगर की अगर बात की जाए दोस्तों तो पल्लवरम, इसके बारे में पहले भी डिस्कस हो चुका है। पल्लवरम जो मद्रास में तमिलनाडु में स्थित है, यहाँ से कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। यहाँ से कुल्हाड़ी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और पिछली क्लास में हम बात कर चुके थे कि 1863 में 30 मई रॉबर्ट ब्रूसफुट जी ने यहाँ से कुल्हाड़ी प्राप्त की थी मद्रास के पल्लवरम से। तो ये भी पुरापाषाण कालीन स्थल माना जाता है। आइए दोस्तों बात कर लेते हैं मध्य पाषाण काल की। मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था? तो अगर बात की जाए मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज की तो दोस्तों इसमें मनुष्य आखेटक और पशुपालक के रूप में आ गया था। अर्थात आखेटक तो था ही, मतलब शिकार तो करता ही था, हंटिंग तो करता ही था, लेकिन साथ में पशुपालक भी हो गया था। अर्थात उसने पशुपालन का क्रिया शुरू कर दी थी, पशुओं को पालना शुरू कर दिया था। दोस्तों अगर बात की जाए कि पहला पशु जो उसने पालन किया एनिमल हस्बेंड्री के दौरान, तो वो दोस्तों कुत्ता था। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कई बार कि मनुष्य ने सबसे पहले पालतू किस जीव को बनाया था, किस पशु को बनाया था? कुत्ते को सबसे पहला पालतू पशु बनाया गया था। अगर बात की जाए दोस्तों पत्थरों की तो यहाँ मनुष्य ने माइक्रोलिथ, छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था, इसलिए उन्हें कहा गया है माइक्रोलिथ। माइक्रो मतलब छोटा और लिथ मतलब चट्टान। तो माइक्रोलिथ या छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। छोटे पत्थर का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था अपने दैनिक जीवन में, मतलब चीज़ों को काटने के लिए या किसी चीज़ को तोड़ने फोड़ने के लिए उसने छोटे पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर लिया था। दोस्तों अगर बात की जाए प्रमुख नगरों की तो मध्य पाषाण काल या मेसोलिथिक एज के जो प्रमुख नगर हैं उन्हें देखा जाए तो सबसे इंपॉर्टेंट नगर आता है बागौर। दोस्तों बागौर भीलवाड़ा में राजस्थान में स्थित है। राजस्थान का एक जिला है भीलवाड़ा, वहीं पर बागौर स्थित है और जिसे मध्य पाषाण काल का सबसे बड़ा नगर माना जाता है। और दोस्तों यहाँ से आवास की प्राप्ति हुई है, मतलब मध्य पाषाण काल में मनुष्य के जो आवास थे उन आवासों के साक्ष्य हमें बागौर से प्राप्त हुए हैं, राजस्थान भीलवाड़ा से। दोस्तों दूसरे नगर की अगर बात की जाए तो सराय नाहर जो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां से मानव कंकाल के साक्ष्य की प्राप्ति हुई है। मध्य पाषाण काल के मानव की कंकाल की जो प्राप्ति हुई है वो सराय नाहर से प्राप्त हुई है। ये क्वेश्चन भी आ सकता है, पूछा जा सकता है। अगर अगले नगर की दोस्तों बात की जाए तो महदहा, ये भी उत्तर प्रदेश में ही पड़ता है और यहाँ से स्त्री और पुरुष को एक साथ दफनाने के साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। यहाँ से स्त्री और पुरुष को एक साथ दफन करने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मदहा से। दोस्तों उत्तर प्रदेश में, याद रखना इस बात को।
चौथे नगर की अगर बात की जाए इंपॉर्टेंट, तो आदमगढ़। दोस्तों ये मध्य प्रदेश में पड़ता है आदमगढ़, और यहाँ से सबसे प्राचीन पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पशुओं को पालने के सबसे प्राचीन साक्ष्य आदमगढ़ मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं मध्य पाषाण काल में। अगर अगले नगर की बात की जाए तो अगेन भीमबेटका है, जहां से भित्ति चित्रों का प्राप्ति हुई, भित्ति चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों भीमबेटका रायसेन में पड़ता है मध्य प्रदेश में, और यहाँ से प्राचीन काल के मध्य पाषाण काल और पुरा पाषाण काल दोनों के ही साक्ष्य प्राप्त हो जाते हैं। दोस्तों अगर बात करें आगे नव पाषाण काल की या नियोलिथिक एज की, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो इसे थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। नियोलिथिक एज का अगर काल की बात की जाए, समय की बात की जाए, टाइम पीरियड, तो 5000 ईसा पूर्व से 25000 ईसा पूर्व के बीच में नव पाषाण काल माना जाता है या नियोलिथिक एज मानी जाती है। दोस्तों यहाँ पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल के अलावा चेंजेस क्या हुए, तो यहाँ पर सबसे बड़ा चेंजेस था पॉलिशदार पत्थर। दोस्तों अब तक मध्य पाषाण काल और पुरा पाषाण काल में वो बिना पॉलिश के पत्थरों का इस्तेमाल करता था, लेकिन नव पाषाण काल में उसने पॉलिशदार पत्थरों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया, अर्थात पत्थरों के औजार बनाकर, टूल्स बनाकर उन पर पॉलिश करके उन्हें और ज़्यादा पैने बना दिए गए थे। और इसका जो साक्ष्य प्राप्त होता है दोस्तों, कुल्हाड़ी की प्राप्ति हुई है लिंगसुगूर से। ये कर्नाटक में पड़ता है, ये कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक जो हमारा राज्य है दोस्तों भारत का एक, तो कर्नाटक राज्य में लिंगसुगूर जगह से कुल्हाड़ी की प्राप्ति हुई है 1842 में डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा, डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नव पाषाण काल में कुल्हाड़ी के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो लिंगसुगूर नामक जगह जो कर्नाटक में पड़ती है वहां से प्राप्त हुए हैं 1842 में डॉक्टर प्राइमरोज के द्वारा। इसके अलावा इसकी सबसे ज्यादा जो रिवोल्यूशनरी खोज थी वो पहिए की खोज मानी जाती है। दोस्तों नव पाषाण काल की जो रिवोल्यूशनरी जो लाइफ चेंजिंग खोज है वो है पहिए की खोज, डिस्कवरी ऑफ व्हील। इसके अलावा स्थायी निवास के प्रमाण भी हमें नव पाषाण काल से मिलने शुरू हो जाते हैं। मानव ने क्या किया, स्थायी जीवन की शुरुआत कर ली उसने, जो घुमक्कड़ प्रवृत्ति का होता था अब नव पाषाण काल में वो स्थायी जीवन जीने लगा, उसने कृषि करना सीख लिया, उसने पहिए की खोज कर ली। और दोस्तों यहीं से सभ्यता की शुरुआत मानी जाती है। जब बहुत सारे लोग, बहुत सारे मानव एक जगह इकट्ठा होकर रहने लगते हैं तो वहीं से उनका सांस्कृतिक जीवन शुरू हो जाता है और वहीं से उनकी सभ्यता की शुरुआत हो जाती है। तो दोस्तों इन्होंने स्थायी निवास प्रारंभ कर लिया था नवपाषाण काल में, और जो उनका निवास बना था ये नदियों के आसपास था, नदियों के आसपास इसने स्थायी निवास बनाना शुरू कर लिया था। दोस्तों अगर बात की जाए कृषि की, तो कृषि का शुरुआत नवपाषाण काल से मानी जाती है। कृषि शुरू हो चुकी थी और सबसे पहले जो कृषि की शुरुआत की गई उसमें कृषि में सबसे पहले जौ की खेती की गई और गेहूं की। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाता है कि मानव ने सबसे पहले कृषि में कौन से खाद्यान्न को उगाना सीखा, तो दोस्तों आंसर आ जाएगा जौ। और साथ साथ में कई जगह से हमें गेहूं के साक्ष्य भी मिले हैं, तो जौ और गेहूं दोनों ही अनाजों की खेती करना मनुष्य ने सबसे पहले शुरू किया। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों कुंभकारी अर्थात बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तनों का निर्माण करना चाक के द्वारा, वो नवपाषाण काल में ही मनुष्य ने शुरू किया। और दोस्तों इसके साक्ष्य हम देखेंगे चौपानी मांडो, चौपानी मांडो से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अगर बात की जाए प्रमुख नगरों की, नवपाषाण काल के जो प्रमुख नगर हैं वो कौन कौन से थे, एक नजर जरा उन पर देख लेते हैं। तो दोस्तों प्रमुख नगर में सबसे पहला आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो पाकिस्तान में पड़ता है, बलूचिस्तान प्रांत है पाकिस्तान का एक, तो मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान से कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कृषि के सबसे पुराने साक्ष्य अगर बात की जाए तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं जो नवपाषाण काल के हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए बुर्जहूम, तो दोस्तों ये जम्मू और कश्मीर में पड़ता है और यहाँ से गर्तावास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। गर्तावास अर्थात गड्ढा घरों। तो नवपाषाण काल का जो मानव था उसने गड्ढों के रूप में घरों को बना लिया था और उसी में निवास करना शुरू कर दिया था। तो गड्ढा घर या गर्तावास के साक्ष्य बुर्जहूम जम्मू कश्मीर से प्राप्त हुए हैं। और ये 1935 में डी टेरा नाम के व्यक्ति ने सबसे पहले यहाँ की
खोज की थी। इसके अलावा अगर बात की जाए दोस्तों अगले नगर की, तो अगला नगर है गुफ़कराल, जो अगेन जम्मू कश्मीर में ही पड़ता है। यहाँ से चाक और सिलबट्टा, अर्थात चाक जो बर्तन बनाने का होता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो चाक और सिलबट्टा मतलब कुछ मसाला वगैरह पीसने के लिए जो सिलबट्टा घरों में इस्तेमाल होता है, चाक और सिलबट्टे के साक्ष्य गुफ़कराल से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अगले नवपाषाण काल के जो नगर की अगर बात की जाए तो दोस्तों वो है कोलडीवा। कोलडीवा दोस्तों, कोलडीवा इलाहाबाद में ही पड़ता है, उत्तर प्रदेश में। तो यहाँ से बोलन घाटी से चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो नवपाषाण काल के हैं। और दोस्तों अगर बात की जाए कि ये साक्ष्य कितने पुराने हैं, तो ये 6000 ईसा पूर्व के माने गए हैं, जो कोलडीवा इलाहाबाद से प्राप्त हुए हैं बोलन घाटी से। लेकिन लहुरा देव, ये भी यूपी में ही पड़ता है, लहुरा देव, तो यहाँ से भी चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जो इलाहाबाद कोलडीवा से भी अधिक पुराने माने गए हैं, लगभग 8000 ईसा पूर्व। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि नवपाषाण काल में सबसे पुराने प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों आंसर अगर लहुरा देव होगा ऑप्शन में, तो लहुरा देव आंसर करेक्ट होगा, क्योंकि यहाँ से जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनका काल लगभग 8000 ईसा पूर्व का माना गया है, जबकि कोलडीवा से जो चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उनका काल 6000 ईसा पूर्व माना गया है। दोस्तों एक और इम्पॉर्टेंट नगर है, अगर बात की जाए चौपानी मांडो, जो यूपी में ही पड़ता है, उत्तर प्रदेश में, वहाँ से कुंभकारी के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। कुम्हार की गुफा वहाँ से मिली है चौपानी मांडो से। तो आइए दोस्तों बात कर लेते हैं पाषाण युग के बाद ताम्र युग की और कांस्य युग की और लौह युग की। तो दोस्तों जैसा कि हमने डिस्कस किया था, ताम्र पाषाण युग के बाद में माना जाता है। ये ऐसा समय है जब मानव ने तांबे की खोज कर ली थी और वो पत्थरों के साथ साथ तांबे के औजारों का भी इस्तेमाल करने लग गया था। तो दोस्तों ताम्र पाषाण युग के बारे में बात करते हैं। इसे चैल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है, चैल्कोलिथिक एज भी कहा जाता है, और इसका काल लगभग माना जा सकता है 5000 ईसा पूर्व से लेकर 2000 ईसा पूर्व तक। दोस्तों इस समय में अगर देखा जाए तो मानव ने बहुत थोड़ी तरक्की कर ली थी, कुछ हजार साल के अंतर से थोड़ी तरक्की हो चुकी थी, और अब वह सिर्फ पत्थरों पर डिपेंड ना रहकर तांबे पर भी डिपेंड हो गया था। तांबे के औजारों का भी उसने इस्तेमाल करना शुरू कर लिया था। साथ साथ जो पहले उसके इस्तेमाल हो रहे थे औजार वो तो थे ही, साथ में तांबे का भी इस्तेमाल बढ़ गया था। तो आइए दोस्तों इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें। अगर इस ताम्र पाषाण युग के बारे में औजार की बात की जाए दोस्तों, तो औजार या टूल्स यहाँ पर पत्थर और तांबे दोनों के ही औजारों का उसने इस्तेमाल करना सीख लिया था। और इसका जो अगर हम देखा जाए खोज का जो साक्ष्य मिलता है वो 5000 ईसा पूर्व के आसपास मिलता है। और भारत में अगर स्थान की बात की जाए तो दोस्तों तांबे का जो पहला साक्ष्य मिला है वो अतिरम पक्कम नाम के एक जगह से मिला है, एक स्थान से मिला है, जो चेन्नई में तमिलनाडु में है, चेन्नई के पास तमिलनाडु में है। पुराने समय में इसका नाम मद्रास था, वो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो दोस्तों यहाँ से तांबे की कुल्हाड़ी बरामद की गई है, जो ताम्र पाषाण युग की ही एक देन है। संस्कृति के बारे में अगर बात की जाए इसकी, तो दोस्तों इसे जोरवे संस्कृति के नाम से जाना जाता है। अगर बात लेखन की जाए तो लेखन यहाँ पे डेवलप नहीं हुआ था, हम जानते हैं लिखित साक्ष्य इसके नहीं है, और लेखन कला भी उस समय मानव ने नहीं सीखी थी, तो लेखन यहाँ पर नहीं डेवलप ही नहीं हुआ था। संस्कृति यहाँ की जोरवे संस्कृति मानी जाती है, और यही वो संस्कृति है जब मनुष्य ने ग्रामीण से नगरीकरण की तरफ शुरुआत की, ग्रामीण संस्कृति से नगरीकरण की शुरुआत हो गई। और ऐसा पहला नगर हमें दायमाबाद के रूप में मिलता है। आज के समय में ये महाराष्ट्र में है दायमाबाद नगर। तो यहीं से नगरीकरण की शुरुआत के साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं, जोरवे संस्कृति से नगरीकरण की शुरुआत। और दोस्तों हम आगे आने वाली कक्षा में देखेंगे कि यही दायमाबाद हड़प्पा संस्कृति का भी एक महत्वपूर्ण नगर है, जहां पर हड़प्पा सभ्यता के भी साक्ष्य बरामद हुए हैं। बर्तन की अगर बात की जाए दोस्तों, तो बर्तन में चित्रित धूसर भांड नाम के बर्तनों का इस्तेमाल इस समय होने लगा था, जिन्हें PWG या पेंटेड
ग्रे वेयर, पेंटेड ग्रे वेयर कहा जा सकता है। तो चित्रित धूसर भांड का इस्तेमाल मानव ने करना शुरू कर लिया था। और इसके अगर साक्ष्य की बात की जाए तो नवदा टोली जो मध्य प्रदेश में पड़ता है, नवदा टोली से इसके साक्ष्य बरामद किए हैं एच.डी. संकालिया जी ने। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि नवदा टोली का जो उत्खनन है वो किसने किया, तो नवदा टोली का उत्खनन एच.डी. संकालिया साहब ने किया था। दोस्तों अगर ईंटों के बारे में बात की जाए कि अब वो घर किस तरह के थे, उसके आवास किस तरह के थे, तो कच्ची ईंटों का प्रयोग मनुष्य इस समय में करने लगा था। कि इससे पहले तो गर्तावास मिले थे, उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं, लेकिन ताम्र पाषाण काल में कच्ची ईंटों का प्रयोग करना मनुष्य ने सीख लिया था और वो कच्ची ईंटों का प्रयोग करके आवास बना लेता था। धर्म की अगर बात की जाए, यहाँ से थोड़े थोड़े से साक्ष्य मिलने शुरू हो जाते हैं कि मनुष्य ने थोड़ा धार्मिक होना शुरू कर दिया था। और दोस्तों पहली बार मातृ देवी की पूजा के साक्ष्य मिले हैं हमें ईनाम गांव से, जो दिखाते हैं कि ताम्र पाषाण काल में मनुष्य में थोड़ी धार्मिक प्रवृत्ति डेवलप होनी शुरू हो गई थी, जो आगे हड़प्पा सभ्यता में और भी ज़्यादा डेवलप हुई और फिर वैदिक सभ्यता से लेकर आज तक वो धर्म बढ़ता ही गया है मनुष्य की जिंदगी में। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, पटसन का साक्ष्य। पटसन आप जानते हो एक तरह का फाइबर होता है। तो पटसन का साक्ष्य नेवासा महाराष्ट्र से बरामद हुआ है और इस पटसन के साक्ष्य को ताम्रपाषाण युग का साक्ष्य ही माना जाता है। तो दोस्तों इसके बाद अगर बात की जाए तो कांस्य युग आता है। कांस्य युग दोस्तों वही है ब्रॉन्ज एज, जब मनुष्य ने तांबे में टिन मिलाकर कांसे का निर्माण करना शुरू कर दिया था या ब्रोंज का निर्माण करना शुरू कर दिया था। और यहीं से मनुष्य ने तांबे के साथ साथ कांसे के भी वस्तुओं का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। तो दोस्तों कांस्य युग की अगर बात की जाए तो कांस्य युग में भारत के बाहर की सभ्यता को भी रखा गया है। और भारत के बाहर की जो सभ्यता है इंपॉर्टेंट, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और यूनान की सभ्यता, ये तीन सभ्यता ऐसी हैं दोस्तों जिन्हें कांस्य युग या ब्रॉन्ज एज में रखा जा सकता है, क्योंकि इन सभ्यताओं में भी कांस्य के प्रयोग के पर्याप्त साक्ष्य हमें प्राप्त हो जाते हैं। भारत की अगर बात की जाए तो भारत में कांस्य युग में हड़प्पा सभ्यता और सिंधु सभ्यता को रखा जाता है या सिंधु घाटी की सभ्यता को रखा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता में कांस्य के भरपूर साक्ष्य हमें मिले हैं, कांस्य की मूर्ति मिली है, वो हम आने वाली क्लासेस में देखेंगे। तो भारत में हड़प्पा या सिंधु सभ्यता को कांस्य युग में रखा गया है। दोस्तों अगर बात की जाए लौह युग की या आयरन एज की, तो ये ऐसा समय था जब मनुष्य ने लोहे की खोज कर ली थी या लोहे के उपकरणों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया था। दोस्तों अगर बात की जाए हड़प्पा सभ्यता की या हड़प्पा सभ्यता से पहले की, तो कहीं पर भी लोहे के साक्ष्य का कोई भी प्रयोग का साक्ष्य प्राप्त नहीं होता है। तो ऐसा माना जाता है कि लौह युग हड़प्पा सभ्यता के बाद में आया है और कांस्य युग के बाद में लौह युग की शुरुआत होती है। अगर इसकी बात की जाए कि पहला साक्ष्य कहाँ प्राप्त हुआ लोहे का, तो दोस्तों पहला साक्ष्य तुर्की देश या एशिया माइनर में प्राप्त हुआ है। और ऐसा माना जाता है कि यहाँ की हिट्टाइट प्रजाति एशिया माइनर या तुर्की की हिट्टाइट प्रजाति ने लोहे की ढलाई का खोज की, लोहे की ढलाई की शुरुआत की। और ये ढलाई लगभग 1400 ईसा पूर्व में शुरू हो चुकी थी, जिसे माना जाता है कि एशिया माइनर से शुरुआत हुई। इसके बाद में ये भारत में आई। दोस्तों अगर भारत में लोहे का पहला साक्ष्य पूछा जाए तो भारत में लोहे का प्रथम साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से प्राप्त हुआ है। अतरंजी खेड़ा आप जानते हो यूपी में पड़ता है, उत्तर प्रदेश में एटा जिले में अतरंजी खेड़ा पड़ता है, वहीं से हमें लोहे का प्रथम साक्ष्य प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी दोस्तों पूछा जा सकता है कि भारत में लोहे का प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो दोस्तों उसका आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा, एटा, उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों यहाँ तक हमने थोड़ा सा देख लिया है। अगली क्लास में हम आपके सामने लेकर आएंगे हड़प्पा सभ्यता, बिल्कुल एकदम विस्तार से हड़प्पा और सिंधु घाटी की सभ्यता, और वहीं से हम
अपने इतिहास की, भारत के इतिहास की विस्तृत और एक क्रमबद्ध श्रृंखला शुरू करेंगे। तो दोस्तों तब तक के लिए धन्यवाद। आप वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल शिक्षा संगम 24 को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और आप अगर हमें लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे तो हमारा भी उत्साह बढ़ता रहेगा और हम इससे भी अच्छी तरह से आपको जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो जय हिंद दोस्तों।